अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि एएलपी सिलेबस के मुताबिक है। बेटा हम उस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। वैसे तो बेटा आपने ये सारे का सारा चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर भी जो प्री 9 क्लास के अंदर भी डिस्कस किया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट हम एक एएलपी के लिहाज से इसका एक ओवरव्यू देखेंगे। लेकिन मैं पहले भी बात बता दूं आपको कि जरूरी नहीं है कि ये एएलपी जो है ये कोई फुल एंड फाइनल है और इसी में से पेपर आएगा, इसमें से बाहर पेपर आ ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। मे भी पॉसिबल है इससे बाहर से भी पेपर जो है वो आ सकता है बाजू का, चाहे बाय मिस्टेक ही अगर वो क्वेश्चन भी बाहर से दे देंगे तो बेटा उसके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप इस जो चैप्टर्स आपने तकरीबन पूरे आपने पढ़े हुए हैं उनके वो एरियाज जो कि एएलपी में सिलेबस में नहीं भी है आप उनको भी किसी न किसी तरह से एक मरतबा स्टडी करें या उनको टच करें। ठीक है, तो सबसे पहले जब बेटा आपके पास हुआ है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कि सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है बेसिकली होता क्या है। कहता है कि वी आर फेमिलियर विद द बेसिक्स। ठीक है, कहता है कि वी आर फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। हियर वी विल गेट सम डिटेल लर्निंग अबाउट द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कहता है कि वैसे तो हमें यूकैरियोटिक सेल के बारे में पता भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम कुछ सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन, उनके काम के बारे में स्टडी करेंगे। सेल की डेफिनेशन करता है सेल इज मेड बाय द असेंबलेज ऑफ द ऑर्गेनेली, कि जब बहुत सी ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन करती है तो उसके नतीजे में क्या बनता है, सेल बनता है। देयर आर सम स्ट्रक्चर इन द सेल दैट आर नॉट ऑर्गेनेलीज बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जो कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं है लेकिन वो फिर भी सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर आर द सेल वॉल, इसमें शामिल है सेल मेम्ब्रेन, शामिल है साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। तो ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं ये बेसिकली सेल का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी सेल के ऑर्गेनेलीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बेटा आपके पास जो टॉपिक है वो सेल वॉल। सेल वॉल की बात करेंगे तो वी नो दैट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल। एनिमल्स एंड मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट सेल वॉल इज द आर नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो इसकी क्या है अकरेंस के बारे में बताया कि कहां पर होता है। तो सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ जो है प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। उसके अलावा कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जैसा कि अमीबा वगैरह, इनमें नहीं पाई जाती। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि प्लांट्स हैं, फंजाई है, इन तमाम ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है। नेक्स्ट है बेटा इसका कुछ फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड नंबर 1 शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ये क्या करता है कि सेल को शेप, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन वगैरह क्या करता है, सेल वॉल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है सेल वॉल प्लांट्स के अंदर कैसी होती है। प्लांट सेल हैव वैरायटी ऑफ केमिकल इन देयर सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज नोन एज द प्राइमरी सेल वॉल एंड सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट। ठीक है, तो सबसे जो बाहर वाली वॉल होती है, अगर आप यहाँ पर भी देखें इस डायग्राम में, सबसे बाहर वाली यानी जो सबसे बाहर वाली वॉल नजर आ रही है, ये कौन सी वॉल होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल होता है वो सेलुलोज होता है, और ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की बात करेंगे, सम प्लांट सेल फॉर एग्जांपल जाइलम सेल आल्सो हैव द सेकेंडरी वॉल ऑन देयर इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। इट इज मच थिकर एंड कंटेन लिग्निन सम अदर केमिकल्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल की इनर साइड पर जो सेल वॉल होती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के मुकाबले में थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है, और ये किससे मिलकर बनी होती है, लिग्निन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। देयर आर पोर इन द cell wall of the adjacent cell through which their cytoplasm is connected. These pore are called plasmodesmata. तो अगर आप देखें बेटा तो इस सेल का और इस सेल का साइटोप्लाज्म आपस में इस चैनल के जरिए से कनेक्टेड है। इस चैनल को बेसिकली हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो चैनल है इनको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में क्या करता है, ज्वाइन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास वो है सेल वॉल ऑफ फंजाई। हमने पीछे पढ़ा प्लांट की सेल वॉल के बारे में, हम सेल वॉल ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल although they do not contain cellulose. Their cell wall are made up of variety of chemical. If for example chitin is present in the cell wall of the fungi. तो कहता है कि बेसिकली फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट होते हैं, उनकी सेल वॉल में सेलुलोज तो नहीं होता प्लांट्स की सेल वॉल की तरह, लेकिन उनके अंदर एक और केमिकल पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, काइटिन। तो काइटिन जो है वो सेल वॉल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स।
The prokaryote have a cell wall composed of the peptidoglycan that is the complex of the amino acid and sugar. ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकैन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आपके पास है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता होता है, इसमें शॉर्ट भी काफी आते होते हैं, तो इसलिए बेटा इसको आपने अच्छे से करना है, सेल वॉल को भी और सेल मेम्ब्रेन को भी। इंट्रोडक्शन है इसका। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया वगैरह वाले सेल में भी, और यूकैरियोटिक सेल मतलब कि एनिमल, प्लांट और तमाम सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती ही होती है। नेक्स्ट फंक्शन इसका कहते हैं सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर allowing a variety of varying a few molecule to cross it while fencing the majority of chemical inside the cell। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की जब बात करते हैं सेमी परमिएबल बैरियर है, ये बहुत कम मॉलिक्यूल को अपने अंदर में से गुजरने देता है, लेकिन काफी चीजों को ये सेल के अंदर रोके भी रखता है। ठीक है, कहते हैं इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, और इस तरह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की इंटीरियर साइड की जितनी कंपोजिशन उसको मेंटेन भी रखता है। नेक्स्ट है बेटा बस, इन एडिशन टू इट्स वाइटल रोल सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई द अदर सेल्स। ठीक है, इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या कर सकती है कि बहुत से जो केमिकल मैसेजेस होते हैं उसको भी, जो कि एक्सटर्नल साइड से आते हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करते हुए दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज भी करती है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है। तो कहता है केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, नंबर वन प्रोटीन, लिपिड और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में जो हमें पता चला है, और ये जो बेटा मॉडल है ये आपके पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये आपने बनानी है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। ठीक है, अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखें तो लिपिड की आप देखेंगे यहाँ पर दो लेयर्स हैं, एक ये लेयर है लिपिड की और एक ये लेयर है। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है प्रोटीन का मॉलिक्यूल एम्बेडेड होता है। The lipid bilayer gives a fluidity, elasticity to the cell membrane, और जो lipid bilayer है ये fluidity और elasticity provide करती है cell membrane को। Small amount of carbohydrate are also found in the cell membrane। ठीक है, और थोड़ी सी amount में carbohydrate भी cell membrane में पाया जाता है। These are joined with the protein और लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ अटैच होगा तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कह देंगे, और अगर ये वाला कार्बोहाइड्रेट जो है किसी प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेल मेम्ब्रेन की अकरेंस के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन कहां पर पाई जाती है। तो कहता है कि इन द यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर में, यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इन द यूकैरियोटिक सेल मेनी ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस और क्लोरोप्लास्ट, तो ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेली में भी क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट एक कैप्शन है, क्वेश्चन भी आ सकता है, difference between the cell membrane and the plasma membrane। तो कहता है when we talk about all the membrane of the cell we say them as a cell membrane। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो हम इनके सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन प्लस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी इकट्ठी क्या कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि when we talk about only the outer membrane of the cell we say it as a plasma membrane। और अगर हम सिर्फ बात करें कि सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसके बारे में, तो सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई ये तो था बेटा आपके पास सेल मेम्ब्रेन तक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा आपके पास वो है उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं, सेकेंड नंबर वाली स्लाइड जो है एक मिनट रुकिए जरा, ये सेकंड नंबर वाली स्लाइड जो है उसको जो है वो देखते हैं।
अच्छा भी सेकंड नंबर पे जो स्लाइड है हमारे पास, स्लाइड सेकंड नंबर पे जो स्लाइड है वो है हमारे पास सेकंड नंबर पे। अच्छा भाई ये सेकंड नंबर पे हमारे पास स्लाइड है और इसके अंदर जो है वो हमने सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो उसको हमने डिस्कस करना है कि सेल का साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली क्या होता है, उसको हम यानी कि देखेंगे सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में। ये वाला साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की बात करें तो कहता है कि साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस होता है, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है, एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, और ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है सब्सटेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहां पे पाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में ये पाया जाता है, ठीक है। तो सेल के बाहर वाली साइड पे क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर वाली साइड पे क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलप, और उनके सेंटर में जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कंपोजिशन है इसकी, इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसा कि प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड इनऑर्गेनिक साल्ट आर कंप्लीटली और पार्शियली डिसॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं। फंक्शन की बात करें तो कहते हैं साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनेली एंड आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर द वेरियस बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन जो है साइटोप्लाज्म का कि ये बहुत से ऑर्गेनेली को स्पेस प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ जो ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है वो भी इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास जो है वो साइटोस्केलेटन जो है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन बेटा इसको एक मरतबा आपने फिर भी जो है वो पढ़ा हुआ होगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू देना है एएलपी सिलेबस के मुताबिक, तो लिहाजा इसको जो है वो मैं स्किप करके जो है वो मैं आगे जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं इसमें से क्वेश्चन आ नहीं सकता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो क्या होती है, तो सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ऑर्गेनेलिस की डेफिनेशन, ऑर्गेनेली आर द स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट परफॉर्म द डेडिकेटेड फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑर्गेनेली जो है वो सेल के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर है और हर ऑर्गेनेली का अपना अपना डेडिकेटेड या डिसाइडेड फंक्शन होता है। देयर आर अबाउट अ डजन टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनेली कॉमनली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। एक दर्जन के करीब यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में। वी विल गो थ्रू द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, और जैसे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें न्यूक्लियस है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आता है। कहता है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर इन द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें बहुत वाज या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इन द एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, वाई इन द मैच्योर प्लांट सेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज सेंटर वेक्यूल इट इज पुश्ड टू द साइड, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर तो ये सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये थोड़ा सा क्या होता है साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आप देखें तो न्यूक्लियस की बाहर वाली साइड पर यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप का भी नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, कहता है कि न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन स्मॉल पोर्स दैट इनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे यहाँ पर सुराख होते हैं, अगर आप देख लोगे इनको कहते हैं न्यूक्लियो पोर कहते हैं, या न्यूक्लियस के पोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। कहता है इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप अ ग्लैनुलर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और टू न्यूक्लियोलाई एंड अ क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर आप देखें तो जो इंटीरियर साइड होता है न्यूक्लियस का, यहाँ पर लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें होती है, एक तो न्यूक्लियोलस नजर आ रहा होगा आपको, और दूसरी जो चीज है वो क्रोमाटिन या फिर आप क्या कहते हैं क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट होता है एंड इट इज द साइड वेयर द राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज अ राइबोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस ही वो जगह है जहां पर राइबोसोम क्या होता है असेंबल्ड होता है। क्रोमोसोम are visible only during the cell division, while during the interphase non-dividing phase of the cell they are in the form of the fine thread like structure known as the क्रोमेटिन, ठीक है।
तो जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस वक्त से क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है किसमें चेंज होता है, क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, कहते हैं क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए से मिलकर बना होता है प्लस प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोम में दो चीजें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन। न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट की अगर बात करें, द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड इज सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर आप देखें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में बकायदा न्यूक्लियर इन्वेलप और तमाम चीजें होती हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उस केस के अंदर जो डीएनए होता है वो डायरेक्ट किसमें पड़ा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियस वाला जो टॉपिक है ये भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। न्यूक्लियस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है हमारे पास राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम जो है वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम की डेफिनेशन है, राइबोसोम आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दैट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और आर बाउंडेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम जो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यहाँ तो साइटोप्लाज्म में ज्यादा घूमते हैं, यहाँ पे किसके साथ अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन के बारे में, तो ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ द ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एंड द राइबोसोमल आरएनए, और जो बेसिकली राइबोसोम होता है इसके अंदर इक्वल अमाउंट में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी अकरेंस के बारे में, राइबोसोम आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड आर आल्सो फाउंड इन द प्रोकैरियोट। ठीक है, कहता है कि जो राइबोसोम है वो बाउंड नहीं होते किसी मेम्ब्रेन के साथ, इसी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक वन, और जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट से थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट इसके फंक्शन के बारे में, तो द राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टू द सेल एंड सो लार्ज नंबर ऑफ द राइबोसोम आर फाउंड थ्रू आउट द सेल। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो सेल के लिए बहुत जरूरी है और इसी वजह से पूरे सेल में बेशुमार राइबोसोम नजर आते हैं, इसको हम फैक्ट्री भी कहते हैं प्रोटीन की, राइबोसोम। When a ribosome is not working, it's disassembled into two smaller part। ठीक है, और क्या होता है कि जब राइबोसोम काम नहीं कर रहा तो उसका ये दोनों यूनिट एक दूसरे क्या होता है, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करें तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं द डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन द यूकैरियोट। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसकी डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर आप और से यहाँ पर देखें तो इनर मेम्ब्रेन भी है और इसमें बाहर क्या है, बाहर साइड पर आउटर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, तो अकरेंस की बात करें, these are the site of the aerobic respiration and are present major energy production center। ठीक है, and are the major production एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। तो एक तो बेटा ये क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, इसका फंक्शन होना चाहिए, तो यही तो क्या करता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, इसके साथ साथ ये क्या करता है कि ये मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर भी है। स्ट्रक्चर की बात करें, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्ड क्रिस्टी। ठीक है, तो अगर आप आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी स्मूथ होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी स्मूथ होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, इनवेजिनेशन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद जो नेक्स्ट है, कहते हैं this serve to increase the surface area of the inner membrane on which the membrane bonded reaction takes place। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें फोल्डिंग्स होती हैं और इन फोल्डिंग के ऊपर क्या होता है, बेशुमार एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसके पास जो आपके पास जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया हैव
their own DNA and ribosome. The ribosome of the mitochondria are more similar to the bacteria ribosome than to the eukaryotic ribosome. ठीक है, अब कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो डीएनए भी होता है, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम भी होता है। ठीक है, और इसका राइबोसोम जो है वो काफी हद तक प्रोकैरियोटिक सेल से इसका राइबोसोम मिलता जुलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास जो स्लाइड है, ठीक है, वो है नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके पास है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है। तो कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टेड चैनल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये इंटरकनेक्टेड चैनल है जो सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है, न्यूक्लियर एनवेलप तक आता है। द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is so named because of its rough appearance due to the numerous ribosomes that are attached to it. Due to the presence of the ribosome, rough endoplasmic reticulum serve as a function in the प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहे होंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर आपको डॉट डॉट यानी कि राइबोसोम नजर आ रहे होंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक राइबोसोम पे राइबोसोम नहीं होते एंड इज इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, और ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करता है। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स, ये हार्मफुल केमिकल डिटॉक्सिफाई भी करता है दैट हैव एंटर्ड द सेल, जो कि सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस की हिस्ट्री ये कहना है कि एन इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी डिस्कवर अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी इन द सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, इन दिस सेट द मेनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, द कंप्लीट सेट ऑफ द सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब बहुत से स्टैक, ये पूरे का पूरा पार्ट क्या होता है, एक स्टैक है, जब बहुत से स्टैक एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस कहते हैं। अकरेंस की बात करें, इट इज फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में पाया जाता है। गोल्जी वेसिकल्स की बात करें, इट मॉडिफाई द molecules coming from the endoplasmic reticulum and pack them into the small membrane bonded sac called Golgi vesicles। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी वेसिकल आता है, ये इस वेसिकल को क्या करते हैं कि यहां से गुजरने के बाद ये इसको पैक कर देते हैं। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस का बेसिक फंक्शन भी यही है कि जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहीं से भी आती है, उस तमाम चीजों के गिर्द मेम्ब्रेन पैदा करके उसको पैक कर देना। ठीक है, और जैसे ये पैकिंग हो जाती है तो जो नया पार्टिकल बनता है इसको हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, these sac can be transported to the various location in the cell to or to the its exterior in the form of the secretion की फॉर्म में जो है वो ये सेल के अंदर भी गोल्जी वेसिकल मूव कर सकता है या फिर ये सेल से बाहर भी जा सकता है, सिक्रेट कर सकता है। नेक्स्ट बेटा डी ड्यूवी की बात करें तो डी ड्यूवी ने क्या कहते हैं 1974 में नोबेल प्राइज को विन किया था फॉर द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर, और इन 1906 के अंदर गोल्जी वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर द फिजियोलॉजी एंड द मेडिसिन। 1906 के अंदर उसको क्या गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, यहां तक बेटा आपका नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बकाया का जो टॉपिक होंगे चैप्टर 4 के उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।